जो आज का टॉपिक है वो हिंदी का वो है समास। और इस लीग को हम शुरू कर रहे हैं कि यूपीएसआई जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में हम आदित्य पब्लिकेशन की इस बुक को भी साथ साथ में ही सॉल्व करेंगे जब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा थ्योरी सेक्शन। तो सबसे पहला है समास। समास को अगर हम तोड़ के देखें तो वो टूटता है सम धन आस, मतलब संक्षिप्त में कहना। समास का मतलब होता है संक्षिप्त में कहना या संक्षिप्तीकरण। शब्दों के मेल सार्थक शब्द जब बनाएं तो उन्हें समास कहा जाता है। आखिर इसका अर्थ क्या है समास का? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास समास पद या समस्त पद कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा पूरा का पूरा, कि अगर हम जैसे कि कहते हैं कि ये एक पूरा बात लिखी हुई है या एक पूरी लाइन लिखी हुई है राजा का कुमार, जिसमें ये बीच में एक आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है कि ये परसर्ग है या कारक चिन्ह है या कारक की विभक्ति है। अगर हम इसको पूर्ण रूप से अकेले कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि राजा का कुमार को हम क्या कह सकते हैं? राजकुमार। इसी इसी को कहते हैं समस्त पद को समास यहीं पर कहा जाता है। मीन्स इस पूरे के पूरे एक वाक्यांश जैसे दिखने वाले चीज़ को हम संक्षिप्त में, संक्षिप्त मतलब जैसे कि हम नहीं होता कि ऊप्र, जैसे कि उत्तर प्रदेश को हम लोग ऊप्र लिखते हैं, मतलब पूरा के पूरे चीज़ को हम उसके संक्षिप्त फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम समास यहाँ पे कहते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसमें, तो ये वही लिखा है कि विस्तृत रूप है यहाँ राजा का कुमार, और उसके बाद इसका अगर हम विग्रह करें मतलब संक्षिप्त रूप करें तो वही समास कहलाता है, जैसे राजकुमार। जैसे थोड़ा सा इसको और आगे देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि राजा का कुमार, राजा का कुमार में राजा जो कि ये प्रथम जो सबसे आगे लिखी हुई चीज़ होगी, एक पहला ये होगा, एक पीछे लिखी हुई चीज़ होगी और बीच में एक कारक का चिन्ह होगा, या आप कह सकते हो कि परसर्ग होगा। तो आगे वाले को हम कहते हैं पूर्व पद या तो प्रथम पद, पीछे वाले को हम कहते हैं उत्तर पद या तो फिर द्वितीय पद। ठीक है। अब आगे के जितने भी समास के भेद होंगे वो इसी के आधार पे होंगे कि किसी का पूर्व पद प्रधान होगा, किसी का द्वितीय पद प्रधान होगा, तो उसके हिसाब से। जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पर एक शब्द लिखा है आजीवन, आजीवन, तो जीवन शब्द तो वैसे मतलब इसका होता है कि आपकी ज़िंदगी, लेकिन आजीवन लगाने का मतलब हो जाता है कि पूरा का पूरा जीवन भर के लिए। तो ये आ यहाँ पे इम्पोर्टेंस रख रहा है, महत्वपूर्ण है, इस कारण से कह सकते हैं यहाँ पे पूर्व पद इसका प्रधान है। इस तरीके से दिन रात, दिन रात शब्द में आप देखेंगे कि दिन की भी वही महत्व है जैसा रात का महत्व है, तो दोनों पद ही प्रधान हैं। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि दिन रात दोनों पद प्रधान हैं। तो यहाँ पर दोनों हैं, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे दोनों। दशानन, दशानन में देखिए यहाँ पे दशानन का मतलब एक ऐसा शब्द है कि जिसका आप अर्थ निकालने बैठेंगे तो ये रावण के लिए आता है। इसमें ना दश, दशा से कोई या दश से कोई प्रथम पद या नन से कोई दूसरा पद कोई प्रधान नहीं है, कुछ तृतीय या तो कुछ तीसरा ही प्रधान निकलता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई तृतीय पद प्रधान है, और इसी के हिसाब से प्रथम कि दोनों पद या तृतीय पद के हिसाब से हम क्या करते हैं, समास को कई हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि समास को आखिर कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो समास को यहाँ पे बांटा जाता है आपका पूरा 6 भागों में, 6 भागों में, जिसमें हम यहाँ पर इसको सीक्वेंस वाइज बांट दिए हैं। अव्ययी भाव समास, उसके बाद आता है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु एक पास में, फिर बहुब्रीहि और फिर द्वंद्व। अब इस तरीके से ही क्यों विभक्ति की गई है या बांटा गया है, उसका वजह ये है कि जैसा कि हमने प्रथम पद, द्वितीय पद या तो फिर तृतीय पद जैसा कुछ पढ़ा, तो यहाँ पे जिस मी समास में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे कि आजीवन में आ के आने से पूरा का पूरा शब्द का अर्थ एक अलग हो जा रहा है, तो उसे अव्ययी भाव समास में रखा जाता है। उसी हिसाब से तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसमें उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय पद मतलब दूसरा वाला, और उत्तर पद मतलब पूर्व पद मतलब प्रथम, और उत्तर पद द्वितीय।
बहुब्रीहि का मतलब जिसमें कोई तृतीय ही, जैसे कि दशानन में था कि जिसका कोई एक अलग ही अर्थ निकल गया था, तो वैसे में आप ये जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहा जाता है। तो हम पहला इसमें शुरू करते हैं जिसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसा कि यहाँ पे विभक्ति भी हमने उल्लेख की है उसी के हिसाब से है, इसका पूर्व पद प्रथम पद प्रधान या मुख्य होता है। ठीक है, प्रथम पद संपूर्ण समासिक पद या तो समस्त पद या समास का जो पद है पूरा का पूरा वो जो शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है। क्रिया की विशेषता बताने योग्य होता है, मतलब जो भी एक वाक्य में कार्य को बताता है उसकी क्रिया को विशेषता को ये बता सकता है अव्ययी भाव समास। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैंने लिखी हुई है कि अव्ययी भाव समास पे लिंग वचन का शब्द पे कोई असर नहीं होता, मतलब इनके प्रभाव इनके परिवर्तन से अव्ययी भाव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ट्रिक समझें या कुछ समझें, अगर ये आपके वाक्य में प्रथम में आता है, मतलब अनु, आ, भर, यथा, प्रति, हर या यावत, ये कुछ ऐसे मतलब पद हैं जो कि पूर्व में अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको सीधे टिक कर देना है, वो है अव्ययी भाव समास पे। जैसे कि यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक शब्द है यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में आप देखते हैं तो यथाशक्ति विस्तृत रूप है इसका शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति में यथा यथा लगा हुआ है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये चीज़ क्या है, अव्ययी भाव के प्रथम पद में होने वाला शब्द है, यथा हो गया। प्रति, देखिए यहाँ पे प्रति था, आ जन्म, आ, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ये कुछ ऐसे अलग हैं जिनको आपको समझना भी पड़ेगा कि रातों रात, हाथों हाथ, घर घर भी किस में आते हैं, अव्ययी भाव में आएंगे। अभूतपूर्व, यथा, यथा क्रम, तो यथा और यावत ये सब तो शब्द थे ही ऊपर। यथा नियम, अनुकूल, अनु भी था, भर पेट, भर भी था, तो उस हिसाब से। और इसका विस्तृत रूप भी देख लीजिएगा, आ जन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, रातों रात मतलब रात ही रात में, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, प्रत्येक घर मतलब घर घर, अभूतपूर्व मतलब जो कभी ना हुआ हो, क्रम के अनुसार यथाक्रम, नियम के अनुसार यथा नियम, मन के अनुसार अनुकूल, भरपेट। ठीक है, तो अगर आपको सीधे अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए कहा जाए तो आप बस इन कुछ शब्दों को देखिए, या तो फिर कुछ अलग होंगे जैसे रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, इस तरीके से। अनु, आ, भर, यथा, प्रति, हर और यावत, तो इन शब्दों पे भी ध्यान जरूर। उसके दो तीन अगर हम और उदाहरण देखें तो एक है शक के बिना, जिसे बेशक कहते हैं, ये भी अव्ययी भाव है। अच्छी सूरत वाली, खूबसूरत, चाहे निर्विवाद, बिना विवाद के, या अकारण, बिना कारण के, सब अव्ययी भाव के ही उदाहरण में आएंगे। उदाहरणों को अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे। दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष को हम लोगों ने क्या किया था, दूसरे नंबर पे रखा था। दूसरे नंबर पे वो होता है जिसका उत्तर पद या तो दूसरा पद हम कह सकते हैं प्रधान होता है, तो द्वितीय या उत्तर पद जिसका प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समसामासिक पद या तो समास पद, ये बनते समय कारक विभक्ति। अब कारक का अगर आपको ज्ञान है तो कारक के बारे में थोड़ा सा पहले जान भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा था राजा का कुमार, जिसमें हमने कहा था कि राजा प्रथम पद, कुमार आपका यहाँ पे द्वितीय पद था, और यहाँ पर इसकी प्रधानता है। और बीच में जो का है वही एक कारक चिन्ह है जो कि एक वक्त के साथ चाहे किसी भी हिसाब से लुप्त हुआ है, जिसके लुप्त होने की वजह से आपको मतलब कारक का ज्ञान पहले तो होना चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको जान सकते हैं। सबसे पहले कारक लिख लेते हैं। ये ऐसे शब्द, चिन्ह, परसर्ग जिनके द्वारा संज्ञा, सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जैसे क्रिया आदि से संबंध का पता चलता है। मतलब अगर आपके ये कुछ कारक के, सबसे पहले कारक को हम समझ रहे हैं। कारक में जैसे कि कर्ता है तो उसके बीच में जो विभक्ति चिन्ह होगा उसके लिए ने होगा, कर्म के लिए को, कारण के लिए से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, और भी होता है रा री रे
ठीक है, काकी के, रारी रे। अधिकरण होता है आपका में, पर, और संबोधन हे, अरे। ये चीज जो आपने अब ये पढ़ी यहाँ पर, ये अभी कारक है कि कारक मतलब ये कुछ शब्द जो होते हैं वो विभक्ति अगर हो जाती है तो आप किस हिसाब से पहचानेंगे कि कहाँ पे कारक शब्द कौन सा है और किसके लिए क्या है। तो आपको ये याद पहले तो बहुत ज़रूरी है करने का, आप इसको एक फ्लो में याद भी कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे। लेकिन तत्पुरुष समास में दो, इसमें से दो नहीं होता। पहला कर्ता जो कि ने था, और संबोधन मतलब हे, अरे, ये दोनों इसमें नहीं होते हैं। सिर्फ छह मतलब कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, सिर्फ इतने। तो उसके हिसाब से तत्पुरुष समास को छह भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक हो गया आपका कर्म तत्पुरुष। तो कर्म में जो शब्द विभक्ति हुई थी, मतलब जो उसकी विभक्ति या परसर्ग है वो है को, क्योंकि कर्ता हट गया है तो कर्म को शब्द। जैसे कि अगर ये शब्द देखें जेब कतरा, तो आपको तुरंत ही समझ में आना चाहिए कि इसको अगर हम पूरे रूप में लिखें तो लिखेंगे जेब को कतरने वाला। इसका मतलब यहाँ जो को शब्द का लुप्त हुआ है, इस कारण से यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है जेब कतरा में। फिर यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गृह आगत, गृह को आगत, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़। तो सबों में आपने देखा को शब्द की विभक्ति या तो आप कह सकते हैं कि लुप्त हुआ है, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इसका जो पार्ट है वो है करण। करण तत्पुरुष में आपको पता हो से और के द्वारा, से और के द्वारा अगर शब्द लुप्त हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा है शब्द है भयाकुल, भय से आकुल, रस भरा, रस से भरा, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, मुंह मांगा, मुंह से मांगा। से या के द्वारा दोनों चल सकता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, सूर चरित, सूरदास द्वारा रचित। देखिए द्वारा रचित, तो से या के द्वारा दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो करण तत्पुरुष में आएगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें को या के लिए लुप्त होता है। जैसे मैंने लिखा है एक शब्द देशभक्ति, देशभक्ति को अगर हम पूरा लिखें तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। के लिए लुप्त है तो संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आयालय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देव आलय, देव के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए। तो के लिए शब्द या को यहाँ पे लोप है या तो विलुप्त है, हटा हुआ है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद चौथा जो है वो है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से शब्द, से, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, धन हीन, धन से हीन, देश निकाला, देश से निकाला, रण विमुख, रण से विमुख। ठीक है, ये अपादान के लिए हो जाएगा, अपादान जिसमें से शब्द का क्या हुआ हो, लुप्त हुआ। तो बस कारक का आपको ज्ञान है तो आप तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। इसके बाद संबंध में वैसे यहाँ पर का, की, के, रा, री, रे सब होता है, तो आप उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। सेनापति, सेना का पति, राजकुमार, राजा का पुत्र, पराधीन, पर के अधीन, देश रक्षा, देश की रक्षा। अधिकरण इसके बाद है जो कि आखिरी है। अधिकरण तत्पुरुष में और पर, ये दो शब्द अगर लोप हुए, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, नरोत्तम, नरु में उत्तम, ये देखिए में। इसी तरीके से आप बीती, आप पर बीती, आनंद मगन, आनंद में मगन। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग तरीके का समास भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं, जिसे नत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब है ना, नहीं। जैसे कि अगर ना, गैर, अन, औ, ये अगर शब्द आपके क्या लगे हुए हैं, किसी भी शब्द के प्रथम में लगे हुए हैं, तो आपका ये समास होगा। जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, गैर वाजिब,
तो इस तरीके में निषेध सूचक मतलब आगे मना होना, नो या नॉट की अगर फीलिंग आपको दिखाई दे रही है तो आप इस समास पे टिक करके आएंगे। इसके बाद एक और तरीके का तत्पुरुष समास होता है जिसे कहा जाता है लुप्त पद। अभी तक तत्पुरुष में आपने एक चीज पढ़ा कि सारे में कारक के एक शब्द लुप्त हो रहे थे। यहाँ पे पूरा का पूरा पद, मतलब ये देखिए इतना लंबा पूरा का पूरा अगर लुप्त है, गायब है, तो आप कह सकते हैं यहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही बड़ा के बीच में डूबा हुआ, ये पूरा लुप्त है, तो ये लुप्त पद तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। इसके बाद तत्पुरुष के बाद हम अपने दूसरा मतलब थर्ड कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। कर्मधारय समास जैसे कि आपने देखा उसमें कि इसमें भी आपका उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन आपको कर्मधारय पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको विशेषण और विशेष दो चीज अगर दिखाई देती है, इन दोनों की ही प्रधानता यहाँ है। थोड़ा विशेषण समझते हैं। विशेषण का मतलब है किसी भी चीज की जो चीज विशेषता बताती है। अगर हम कहते हैं नीली गाय, तो वो गाय जो नीली है वो हो गया उसका विशेषण। नीला होना उसकी विशेषण विशेषता है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आदमी विशेष है। नीली गाय, तो गाय की विशेषता है, तो गाय हो गई विशेष्य। अब कर्मधारय समास को थोड़ा समझते हैं। तो किसी भी अगर शब्द में आपको एक शब्द विशेष्य और एक विशेषण हो, यानी आप कह सकते हैं एक उपमेय और एक उपमान हो। उपमेय का मतलब है उपमान। देखिए उपमान शब्द थोड़ा महान से दिखाई देता है। महान मतलब जो भी चीज़ आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं, आइडियलाइज करना चाहेंगे, आइडियल होगा। और उपमेय मतलब आप, तो आप इसकी तरह बनना चाहेंगे, मतलब है जो, जैसा, के समान मतलब आप उसकी तरह, तुलना जहाँ पे होता हुआ दिखाई दे। दो शब्दों में तुलना मतलब इसकी तरह कौन बनना चाहेगा, उपमेय। उपमेय मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं वो उपमान। तो जहाँ ये दोनों चीज़ें दिखाई दें उसे कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे अगर हम देते हैं एग्जाम्पल इसका, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। अब देखिए इसमें कंपेयर हम लोग कह रहे हैं, चंद्र को मुख के समान क्या कर रहे हैं, कंपेयर दिखा रहे हैं। विशेष विशेषण या कहिए उपमान और उपमेय जैसा है, दो चीज़ों को कंपेयर। चंद्रमा को मुख की तरह बताना, कर्मधारय समास। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी। पर्ण मतलब पत्ता। पीतांबर, पीत है जो अंबर। नवयुवक, नव है जो युवक। महादेव, महान है जो देव। देव तो सारे हैं लेकिन जो महान है उसे महादेव कहते हैं। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कंठ कैसा, नीला, तो कंपेयर हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। प्रिय क्या, प्राण यहाँ पे, ठीक है। उत्तर पद प्रधान, प्रधान मतलब जहाँ पे प्रधान है उसके हिसाब से चौथा द्विगु समास, इसको अब शुरू करते हैं। द्विगु समास का पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब कोई ना कोई संख्या को दिखाता है। अब देखिए इसका ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द्वि। द्वि मतलब दो, तो ये भी एक तरीके की संख्या है। तो द्वि मतलब आप समझ जाना, जिसका भी प्रथम में आपको कोई भी संख्या दिखाई दे रही है तो वो द्विगु में आएगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द है नवग्रह, ग्रह में नव, नव लिखने का मतलब नौ होता है, नाइन। तो नाइन एक तरीके का संख्या है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा द्विगु में। त्रिलोक, त्रि, त्रि मतलब तीन होता है। दोपहर, दो पहरों का समाहर मतलब समय कह सकते हैं, तो दो। दो भी एक तरीके का संख्या है। त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का समाहार, तीन, तो तीन भी एक संख्या है। पंसेरी, पांच शेरों का समूह, तो पांच। शताब्दी, सौ आबों का समूह, तो सौ। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, तो ये हो गया। अब पांचवा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में जैसा कि लिखा है तृतीय पद कोई तीसरा ही प्रधान होता है। मीन्स आप पढ़ेंगे शब्द उसके बाद उसका अर्थ कुछ तीसरा, ना प्रथम ना द्वितीय, सीधे तीसरा कुछ अर्थ निकले तो वो बहुब्रीहि है। कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना प्रथम ना द्वितीय। ये विशेष तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं योग
रूढ़ शब्द जिनका अर्थ निश्चित प्राय बहुब्रीहि होते हैं। मतलब इसका पूरा सीधा है कि अगर आप कुछ शब्दों को पढ़ते हैं और आपको कुछ तीसरा की फीलिंग या तीसरे की सोच आती है तो वो आपका बहुब्रीहि में आएगा। जैसे दशानन, दशानन पढ़ते ही रावण का दिमाग में आता है, तो बहुब्रीहि, क्योंकि तृतीय पद प्रधान है। जलज, जल में जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? कमल। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र को पाणी मतलब धारण करने वाला, कौन? विष्णु जी, तो विष्णु। पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है पीला है जो वस्त्र, और पीत वस्त्र धारण करने वाला, तो पीत वस्त्र धारण करने वाला मतलब पीला वस्त्र को धारण करने वाला कौन? विष्णु जी। गिरधर, गिरी को धर मतलब धारण करने वाले, गिर मतलब पर्वत, तो श्री कृष्ण। चंद्रमौली, चंद्रमौली चंद्रमा को अपने मस्तक पे जो लगाए रखे हैं वो शिव। पंकज, पंकज नाम सुनते ही कमल। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, तो इसके दो अर्थ वैसे निकलते हैं। एक होता है जिसका पेट बड़ा हो, या तो फिर एक जिसकी सूंड बड़ी हो, तो आपको जो समझना है। लंबा है उदर जिसका, उदर वैसे पेट होता है, तो गणेश। पंचवटी, विशेष वनों का समूह है एक, 5 वटों का समूह, तो इस पे भी कोई तीसरी फीलिंग आ रही है तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आखिरी समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एकदम आखिर है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, न प्रथम न द्वितीय न कोई तीसरे की यहाँ पे कोई सोच है, यहाँ पे दोनों ही प्रधान होंगे तो द्वंद्व है। द्वंद्व को पहचानना वैसे आसान है क्योंकि यहाँ पर आपको या तो फिर वो दोनों पद प्रधान है तो ठीक है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हुए दिखाई दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, दोनों के बीच में या, यथा और मध्य में या तो योजक चिन्ह मतलब एक डैश लगा हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है जल वायु, देखिए डैश लगा है, दोनों अलग हैं, या और लगा है, तो ये आपका द्वंद्व में आ सकता है। द्वंद्व मतलब विपरीत, दो ऐसे शब्द लिखे हैं तो वो द्वंद्व में आ जाएगा। पाप पुण्य, नून तेल, दाल रोटी, अमीर गरीब, इस तरीके के शब्द हो गए। माता पिता, जो आपको समझ में आए, ये सारे के सारे द्वंद्व हैं मतलब विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं, या तो फिर या, यथा और, या तो मध्य में योजक चिन्ह लगा के अलग किए हुए हैं, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। समास का सिर्फ उतना ही था। अगले लेक्चर में हम इससे यूपीएसआई और रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। समाज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन का यहाँ पे समूह है, और इसको हम अगले लेक्चर में पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सारे के सारे याद हों, और जितना ज़्यादा रिवाइज़ हो सकता है उतना बढ़िया से हम इसको रिवाइज़ करें और सॉल्व भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर से देखनी है। सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।